हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक स्कूलों में पूरे भारत में हर जगह एग्ज़ाम चालू हो चुका है और उन सभी एग्ज़ामों को क्रैक करने के लिए आप तरह तरह के क्वेश्चन एक्सेप्ट करते हो और खोजते हो। तो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ क्लास 9th का बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सारे ही एग्ज़ाम में हर एक विद्यालय में पूछा जाता है। बार बार आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होते हो उसमें का पूरा सिलेबस आता है और पूरे सिलेबस में से आप कंफ्यूज होते हो कि आखिर पढ़े तो पढ़े क्या और क्या ना पढ़े। तो इसी हिसाब से मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट और अच्छी एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों का चुनाव करते हुए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए, अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो को तो आप वो क्वेश्चन खो दोगे, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको हर बार एक एग्ज़ामों में पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एलोर टिश्यूज़? तो आंसर है इसका, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन टिश्यूज रिपेयर। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो लिख सकते हैं, आप चाहो तो टिश्यू रिपेयर तक भी लिख सकते हो। अगर 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन है तो, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आगे भी लिखना पड़ेगा कि एलोर टिश्यू इज द लॉसेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड बिटवीन द skin and muscles around the blood vessels and nerves, and it is the bone marrow. Its main function are to the support of the warp internal organ and help repair tissues after injury. हिंदी में इसका वर्जन क्या बोला है कि एलोर ऊतक के कार्य क्या हैं? यह अंगों के अंदर की जगहों को भरता है, जो बॉडी के अंदर की जगह होते हैं उनको ये स्पेस को भरता है। आंतरिक अंगों को सहारा देता है, जो अंदर के जो अंग होते हैं उनको हेल्प भी करता है, सपोर्ट भी करता है, और ऊतकों को मरम्मत करने में भी ये मदद करता है। यानी कि जो टिश्यू होते हैं उनको ये सही करता है, उनको मरम्मत भी करता है। डिटेल में इसको क्या लिखेंगे हम लोग? केलोर ऊतक एक ढीला संयोजक ऊतक है जो कि त्वचा और मांसपेशियों के बीच होता है। रक्त वाहिनियों के तंत्र तंत्रिकाओं के आसपास और स्थित मंजा में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य आंतरिक अंगों को सहारा देना और उन्हें ढक कर रखना तथा चोट लगने के बाद ऊतकों को मरम्मत करना भी होता है। एलोटिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके बॉडी के अंदर अगर कुछ भी चीज़ चोट लग जाती है तो उन चोटों को ये रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कोई भी आपके टिश्यू जो होते हैं बॉडी के अंदर, अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर इन्फेक्शन होती है या उनके अंदर कोई चोट पहुंच जाती है तो उनको ये हेल्प करता है, उनको ये सहारा देता है, उनको ये ठीक करने में मदद करता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। गिव द रीज़न वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रोट ऑफ द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड द कराटे एक्सपर्ट। कारण बताइए कि हम हवा में अपना हाथ आसानी से हिला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के ठोस ब्लॉक के आर पार ऐसा करने के लिए हमें कराटे विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप हाथ जो है जैसे हवा में आप हिला लेते हो, लेकिन अगर यही कहा जाए कि लकड़ी को तोड़ना है तो उसके लिए आपको एक कराटे स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, ये आपको एक थॉट ऑफ माइंड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। We can easily move our hand in because the forces of attraction between the particles of air are very weak, and the particles of far apart falling for easily displacement. To move our hand in through the solid block of wood, a karate expert is needed because the particles is in a solid tightly packets, and the forces of attraction between them are very strong, require a large amount of force and overcome them। मतलब कहने का मतलब इसका हुआ कि हम हवा में अपना हाथ आसानी से हिला सकते हैं।
क्यों हिला सकते हैं? क्योंकि हवा के कण के बीच का आकर्षण बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए हम आसानी से घुमा सकते हैं। और अगर कण एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, तो उनके विस्थापन आसानी से हो जाते हैं। लेकिन कण जो है दूर-दूर है, ऑक्सीजन है उसमें दूर-दूर कण होंगे, तो उसमें आराम से हम लोग हवा को हाथ अपना हिला सकते हैं। लेकिन लकड़ी के एक ठोस ब्लॉक के आर-पार ले जाने के लिए कराटे विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ठोस में कण अक्सर जो होते हैं आपके बहुत ही पास होते हैं, इसलिए उस पे मूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें कराटे एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे। देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राव ए स्केलेटन स्ट्रेच ऑफ ब्रॉन मॉडल्स ऑफ एन एटम विद देयर 3 सेल्स। कह रहा है कि 3 कोषों वाले परमाणु के बोहर मॉडल का चित्रलेखन बताएं। बोहर मॉडल्स का मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, अपनी जो वीडियो है उसमें। उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे इसका आंसर? स्केच ऑफ बोहर मॉडल्स ऑन द एटम विद दिस 3 सेल्स वुड बी शो द सेंट्रल सेल्स जो होता है वो बताता है न्यूक्लियस को इन देयर 3 कॉन्ट्रैक्टिक सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, नाम क्या उसने दिया था? KLM अराउंड इट द K cells is a nucleus is a 1 is the innermost, followed by the L cell is a nucleus is a 2 and the M cells is nucleus is a 3। 3 कोष वाले परमाणु के बोहर मॉडल के चित्र अगर बनाने के लिए बोलता है तो यहाँ पे लिख देंगे कि 3 कोषों वाले परमाणु के बोहर मॉडल का एक चित्र एक केंद्रीय नाभिक को दर्शाता है, जिसके चारों तरफ KLM नाम से 3 से संकेंद्रित वृत्ताकार कक्षाएं स्थित होती है। K सेल में 1 होते हैं, न्यूक्लियस सबसे भीतरी होती है। उसके बाद L सेल में 2 होते हैं और M सेल में 3 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। विच ऑर्गेनल्स इज नाउ एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स वाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये एग्जाम में आया है कि कौन सा सेल्स को हम लोग कोशिका किस अंग को हम पावर हाउस कहते हैं। तो हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नाउ एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। They are called this because they are the seats of the cellular respirations, a process that uses of glucose and oxygen to produce the adenosine trypsins ATP, which is the primary energy currency of the cells। कोशिका के किस अंग को केंद्र के रूप में जाना जाता है और क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका केंद्र कहा जाता है। उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कोशिका श्वसन में स्थित होते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके एडेनोसिन्स ट्रांसफॉस्फेट यानी कि ATP का उत्पादन करती है, जो कोशिका की प्राथमिक ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले भी एग्ज़ाम में आए थे और अभी आने वाले एग्ज़ाम में भी डेफिनेटली आएंगे। और हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जब भी आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाते हो तो शुरू से लेकर अंत तक सारे लेशनों का जो है विश्लेषण होता है उसके अंदर। ये मत सोचिएगा कि ओनली फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का ही आता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह आपको भी नहीं पता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेम द रीजन्स इन विच द पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। कह उन क्षेत्रों के नाम बताए जिसमें पेरेन्काइमा ऊतक मौजूद होते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू इज द कॉमनली फाउंड इन द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द प्लांट। स्पेसिफिक रीजन्स इंक्लूडिंग टू द cortex of roots, the pith of the stem, the mesophily of the leaves, and the pulp of fruits in the aquatic plants, large air cavities
parenchyma are types of parenchyma are present to the provide of बायोवंशी। उन क्षेत्रों का नाम बताइए जिसमें पेरेनकाइमा मौजूद होते हैं। पेरेनकाइमा उत्तक तनों और जड़ों के कार्टेक्स में और मज्जा में, पत्तियों के मेसोफिल में और फलों के गुद्दों में मौजूद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। जब तक आप वीडियो को देखोगे, डेफिनेटली बताता हूँ मैं, आप सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली लड़ेंगे। तो आप वीडियो की स्किप मत करना, पूरा देखना, लाइन वाइज देखना अच्छे से, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो हमें पता ही नहीं रहते कि उसको लिखे क्या और करे क्या। इसलिए हमें अच्छे तरीके से इसको एक क्रमबद्ध एक सीक्वेंस के हिसाब से हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी इस तरह से ये जितने भी अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन करवाए, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप ये देख लीजिएगा, डेफिनेटली बताऊँ मैं आपको। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा है, देखिए अपना ये जो है अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, it is possible for the object to be the traveling with a non-zero velocity. If yes, state the condition that must be the place on this that किसी वस्तु पर लगाने वाला कुल बाह्य असंतुलित बल शून्य है। क्या किसी वस्तु का वेग शून्य ना होना संभव है? यदि हाँ, तो शर्तों का उल्लेखन करके लागू की जानी चाहिए। करेक्ट क्या बताइए कि कोई वस्तु जो है जिसकी जो ट्रैवलिंग जब वो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है कि नहीं, बताना। यस, इट इज़ द पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी द ट्रैवलिंग विद द नॉन जीरो वेलोसिटी व्हेन द एक्सप्रेशंस ऑफ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। कर हाँ, संभव है कि कोई वस्तु शून्य बाह्य यानी बाहरी वाली असंतुलित बल, जब बाहर से असंतुलित बल का अनुभव करते हुए भी गैर शून्य वेग से यात्रा कर सकती है, गैर शून्य वेग से यात्रा कर सकती है। यह बिल्कुल ही संभव है। ठीक है, याद रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे आपके बुक के हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे नहीं कि आपकी बुक के नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि आपकी बुक के नहीं है तो वो नहीं आएंगे, डेफिनेटली वो क्वेश्चन भी आपके ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करे गुरुत्वाकर्षण के कारण तत्व से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि आपका जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सिंबल होता है उसका स्मॉल जी, इज द एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल force of the massive body like the earth when feeling freely fall near in the surface। गुरुत्वाकर्षण का तब तो होता है जी, होता है किसी वस्तु द्वारा किसी विशाल पिंड जैसे कि पृथ्वी की सतह के निकट स्वतंत्र रूप से गिरने पर उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अनुभव किया जा सकता है। यानी कि पृथ्वी, मान लीजिए जो अर्थ है, अर्थ के पास हम खड़े हो कुछ चीज़ें गिराते हैं तो अर्थ के नीचे वो गिरता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी स्पीड जो किस स्पीड से वो नीचे गिर रही है, वो हम पता लगा सकते हैं, डेफिनेटली है। ठीक है, ओके, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे, पक्का ही है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Explain any one method of crop production which the ensure highly filled। देखिए ये क्वेश्चन आपको शायद लग रहा होगा क्लास 8 का है, लेकिन 9th के एग्ज़ाम में भी डेफिनेटली आ सकते हैं। वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन दैट इज द इंश्योर द हाईली फील्ड इज द यूज ऑफ हाईली
वायलेटिंग वेराइटी, HYVV बोल सकते हैं उसको सीड्स। दिस आर जेनेटिकल selected are the engineered to the produce the significantly more wild that the traditional varieties under optimal condition, proper irrigation, filtration use and pest control। फसल उत्पादन की ऐसी कोई कोई एक विधि समझाइए जिससे उच्च उपज सुनिश्चित हो, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का फसल आपका जो है उत्पन्न हो, उसके लिए कुछ एक उपाय बताइए। फसल उत्पादन की एक विधि जो उच्च उपज सुनिश्चित की जाती है वह है उच्च उपज वाली किस्म के HYV यानी बीजों का उपयोग। एक अच्छी बीज लेकर आएंगे तो डेफिनेटली उसके फसल भी जो होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। इन बीजों को अनुवांशिक रूप से इस प्रकार चुना या संशोधित किया जाता है कि वे अनुकूल परिस्थितियों, उचित सिंचाई, उर्वरक यानी खादों का उपयोग करके और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके ये पारंपरिक किस्मों की तुलना में काफ़ी अधिक उपज उत्पन्न करते हैं। यानी साफ बात ये कह सकते हैं कि एक अच्छे फसल के लिए आप एक अच्छे बीज का चुनाव करेंगे, एक अच्छी खाद का चुनाव करेंगे, एक अच्छे कीटनाशक दवाई की चुनाव करेंगे ताकि वो एक अच्छा फसल हो सके। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए अपने ये क्वेश्चन के बारे में, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट कुड बी हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल्स इट इफ़ देयर वाज नो गोल्जी अपीयरेंस। यदि गोल्जी तंत्र ना हो तो कोशिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगी, ये आपका क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। मान लीजिए सेल्स के अंदर जो गोल्जी अपीयरेंस होता है अगर वो नहीं होता तो क्या होता है। आंसर बोला है कि इफ़ देयर वाज नो गोल्जी अपीयरेंस द सेल्स लाइफ could be surely comprised, and it is could be like be died in the Golgi appearance is a crucial of modifying, sorting and packaging protein and lipids for secretions of delivery to other organelles without it essential cellular process like the protein transport, lysosome formations and secretions of hormones enzyme could like failed। कह रहा है कि यदि गोल्जी तंत्र मौजूद ना हो तो कोशिका का जीवन गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकता है और संभवतः वह मर भी सकती है। ठीक है, अगर गोल्जी नहीं रहेगा तो शायद कोशिका क्या हो सकती है, मर सकती है। गोल्जी तंत्र प्रोटीन, लिपिड और संशोधित करने में, छाँटने और पैकेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली वो सेल्स को प्रोटीन, लिपिड वगैरह सब पहुंचाता है ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके या अन्य अंगों तक पहुंचाया जा सके। उसके बिना प्रोटीन प्रवाहन, लाइसोसोम निर्माण, हार्मोन्स, एंजाइम सत्र जैसी आवश्यकताएं कोशिका को विफल हो जाती है, यानी कि उसके कोशिका के पास ये सब चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ़ द मून अब अट्रैक्ट द अर्थ वाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून। कह रहा है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर क्यों नहीं बढ़ती है। तो कह रहा है कि द अर्थ डज नॉट मूव द टुवर्ड ऑफ मून बट ओनली सैटेलाइटली बोथ ऑफ द अर्थ एंड मून orbit around the moon. Their moon common the center of mass, which is the located inside the earth due to the earth of much large mass. The earth's movement is also part its the orbit motion around the center of mass of the earth moon system. The gravitational force causes the tide not noticeable of translations of the entire earth toward the moon। कह रहा है पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति करती है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। क्यों होती है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों
दोनों अपने सामान्य द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो पृथ्वी के बहुत अधिक द्रव्यमान के कारण पृथ्वी के अंदर स्थित है। पृथ्वी की गति भी पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के द्रव्यमान के केंद्र के चारों ओर उसकी कक्षीय गति का एक हिस्सा होता है। ज्वार भाटे का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, ना कि पृथ्वी का चंद्रमा की ओर कोई प्रत्यक्ष विस्थापन दिखता है। सिंपल सी बात है, वो अपने ऑर्बिट में घूमती रहती है, वो अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, ये एक हर एक ग्रह का एक ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अपना लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन एंड रिफ्लेक्शंस। जो आप ये साउंड का क्वेश्चन है, जब आपने देखा होगा साउंड में चित्र था कंपैरिजंस एंड रिफ्लेक्शन क्या होता है। कंपैरिजन और रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़न और विरलीयकरण। देखिए, when a shore of sound like a vibrating a pong move the forward, it the if pushes and compresses the air is found it creating the highly pressure regions called the compression यानी कि C. When it the move up backward it the create low pressure highly regions called the reflection is R. These are travel as a longitudinal of wave। अगर जब ध्वनि का स्रोत जैसे कंपन करने वाला कांटा आगे बढ़ता है तो यह अपने सामान्य की हवा को ढकेलता है और संपीड़न करता है, जिसे एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र बनता है, जिसे संपीड़न यानी कि सी कहते हैं। जब यह पीछे की ओर गति करता है तो यह एक निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, जिसे हम विरल कहते हैं यानी कि आर कहते हैं। ये सौंदर्य तरंगों के रूप में कार्य करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आगे बढ़ेगा तो उसमें ज़्यादा साउंड आती है, पास में अगर आप जाओगे साउंड के पास तो, और थोड़ी दूर जाओगे तो विरल हो जाती है, थोड़ी सी कम साउंड उसमें आती है। ठीक है, यही बात कर रहा है। इसी के साथ आपका पूरा वीडियो जो है समाप्त हुआ। और दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि इतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको पूरी जो है सिलेबस आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली है, लेकिन जो और भी क्वेश्चन है वो सब पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसमें कम क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल बोर्ड की तरह आते हैं। तो आप इसके साथ साथ जितने भी आपके सिलेबस में होंगे, जो मेन टॉपिक होंगे, उन सबको आप कंप्लीटली अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके आप शेयर करें। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। जय हिंद।